So hello everyone, one by one. Yes, Nidhi, if you have any query, then you can unmute yourself and you can ask. हेलो। Yes. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मुझे पूछना था कि रिसर्च प्रपोजल में जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो जो मेरा टॉपिक है ना सर, तो मैं मतलब रांची से हूँ, तो मैं रांची के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन उस पे तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मतलब आपने मतलब पिछली क्लास मैंने आपकी देख रखी थी, तो आपने बोला था कि मतलब लिटरेचर गैप वगैरह स्टडी करना मतलब क्या है क्या, तो वैसा मुझे ना मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है करके, तो उसमें रांची में क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसे मुझे मिल रहा है कि क्या इसके बारे में सारी चीजें, लेकिन उसके बारे में किसी ने मतलब रिसर्च उतना दिखा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं है। तो वही मुझे पूछना था कि मैं लिटरेचर रिव्यू में जैसे कि गूगल से पढ़ के कि ये मतलब ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कमी है, ऐसे कुछ कर सकती हूँ क्या? क्योंकि आपकी फंडामेंटल रिसर्च होगी, फिर अगर बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई है, देयर विल नॉट बी एनी लिटरेचर अवेलेबल राइट फॉर रिव्यू। सो ऑल यू हैव टू डू इज आप बुक्स का रेफरेंस लीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग अ फंडामेंटल रिसर्च, राइट, बेसिक रिसर्च। इसमें आप कुछ न्यू फाइंड आउट कर रहे हो जो इससे पहले किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया है। पर आप निधि, मेरा ये सजेशन रहेगा, उससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, रिसर्च पेपर नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है सर, जैसे कि मुझे रांची को लेकर करना था ना, तो मुझे जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में मिल रहा है, तो अगर दूसरी उससे रिलेटेड अगर टॉपिक है तो मैं उसके हेल्प के थ्रू कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता होगा जिसका कुछ भी किसी ने रिसर्च ना किया हो। मैं एग्जैक्ट ढूंढ रही थी, हल्का फुल्का मिल रहा है तो मतलब उससे मैं कर हाँ, सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको रिकॉर्ड करिए, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू तो आपको करना ही पड़ेगा, और उससे सिमिलर अगर कोई रिसर्च पेपर है तो उसको रीड आउट करिए, आप उसको मेंशन करिए अपने प्रपोजल पे, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू इज अ मैंडेटरी सेक्शन। आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आप बोलेंगे मुझे कोई लिटरेचर ही नहीं मिला, तो ये बहुत अजीब बात हो जाएगी, राइट? है ना? तो यस सर। आपको उससे रिलेटेड अगर मिल रहा है तो उसको स्टडी कर लीजिए बेस बनाने के लिए, और फिर अपना ऐड ऑन करिए जो भी आप ऐड करना चाहते हो, जो भी आप सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, और फिर आप जो है अपनी रिसर्च प्रोसीड करिए, राइट? तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा पर लिटरेचर रिव्यू में यू कैन राइट डाउन टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू योर रिसर्च, राइट? Okay. So, anybody else want to ask any kind of question regarding NetJRF or PhD? He or she Good can. morning, sir. Good morning, Hina. Yes. सर आई एम हिना खान। सर मेरा क्वेश्चन है, कल आपने एक लिंक भेजा था जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी 10 डेज का रिसर्च मैथोलॉजी कोर्स है। तो सर क्या हम उसमें भर सकते हैं? अगर भरते हैं तो क्या उसका क्या आपका सब्जेक्ट क्या है, हिना? सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, क्योंकि बेसिकली वो जो वर्कशॉप है ना, इट इज रिलेटेड टू सोशल साइंस, क्योंकि उससे स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ICSSR ना। ठीक है, तो टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू सोशल साइंस वही सिर्फ उस वर्कशॉप को वो लोग अटेंड कर सकते हैं जो अपनी PhD MPhil या पोस्ट डॉक्टरल फेलो स्कॉलर्स हैं इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, राइट? जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड नहीं है, दे कैन नॉट अटेंड द वर्कशॉप। एम आई क्लियर टू यू, हिना? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर मैं JNU में एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके बेसिस पे। हिना, आपकी आवाज कट रही है। यस हिना, रिपीट योर क्वेरी वंस अगेन। सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर मुझे JNU में एडमिशन लेना है तो क्या GRF इज इम्पोर्टेंट, या हम इंटरेस्ट के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे? देखिए, डिपेंड करता है ना, जैसे कि DU है, ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, जो रेनोड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, कंडक्ट करा रहा है JNU, तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकती हैं। पर कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस टेस्ट को अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली बोलती ही उन्हीं को है जिनका नेट क्वालिफाइड है या जिनका JRF क्वालिफाइड है। तो आप अगर एंट्रेंस टेस्ट JNU करा रहा है तो आप
जो है अगर उसमें मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, राइट, तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकती हैं। अदरवाइज अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ओनली नेट जेआरएफ या जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई, तो फिर तो एंट्रेंस टेस्ट होगा ही नहीं, और फिर आप जो है एडमिशन नहीं ले सकती, फॉर्म नहीं भर सकती, राइट। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या पता नहीं कितने क्वेश्चन है सर। मुझे जैसे कि रिसर्च मैथोलॉजी का कोई भी मतलब कोर्स करना, आप मुझे कोई ऐसा टीचर बताइए जो इंग्लिश लिटरेचर को जो मेरी हेल्प कर सकता है रिसर्च मैथोलॉजी को बनाने में। देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आई थिंक जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ना, वो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सब में कॉमन होती है, राइट। मतलब जो सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, जैसे कोर्स वर्क में जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना रिसर्च मेथोडोलॉजी का, इट इज सिमिलर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट। आपको क्या डाटा कलेक्शन टेक्निक्स है, क्या डाटा एनालिसिस टेक्निक, वो इंग्लिश के लिए भी सेम होगी, कॉमर्स के लिए भी सेम होगी, मैनेजमेंट के लिए भी सेम होगी, राइट है ना। जी सर। है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, राइट। इसके अलावा मैंने बहुत से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं सक्सेस क्लासेस में। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है अराउंड 35 वीडियोस हैं जो मैंने बहुत इजी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में समझाए हुए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, है ना। बुक है रंजीत कुमार, CR कोठारी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो राम आहूजा, राइट। तो ये सब के सब नो सर, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी लैंग्वेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर थोड़ा सा गाइडेंस होना चाहिए कि मुझे मतलब इसे मैथोलॉजी अगर एडमिशन लेने से पहले मुझे क्या क्या करना, मतलब उसमें लिखना कैसे है, अपना इंटरव्यू के लिए सब चीजें, मुझे गाइडेंस अच्छे टीचर्स की जरूरत जो मुझे गाइड कर सके कि हाउ टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, रिसर्च मैथोलॉजी कैसे हम बनाए अपने थीसिस को सब। ये सब वैसे वही बता रहा हूँ मैं कि ना, ये सब टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, राइट। अभी 2 साल हो जाएंगे इस यूट्यूब चैनल को, उसमें मैंने पूरी कोशिश की है, बिकॉज मैं भी आप के स्टेज पे हूँ ना, तो मैं जो जो चीजें फेस करता हूँ, जो जो चीजें लर्न करता हूँ, उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फेलो रिसर्चर्स होंगे उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, राइट। तो आप वीडियोस को रेफर कर सकते हो, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको देख सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड में वही है, रिसर्च एप्टीट्यूड में टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, सैम्पलिंग, राइट, डाटा कलेक्शन मेथड्स, काई स्क्वायर, जो टेस्ट होते हैं, डाटा फॉर डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर की हुई हैं, राइट। तो आप उनको देखेंगे आप, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहती हैं तो मैं उसका टाइम टू टाइम बेसिस पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, राइट। वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप वर्कशॉप में पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी सीख सकती हैं। बट माय पर्सनल सजेशन टू यू इज यू कैन गो थ्रू सम ऑफ द बुक्स, राइट, जिससे आपको समझ में आए पूरा, और एक अपना टाइम टाइप टेबल बनाइए जिससे आप उन बुक्स को पढ़िए और कंप्लीट करने की कोशिश करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया रंजीत कुमार, CR कोठारी और बाकी सब किताबें, राम आहूजा एंड ऑल, राइट। तो यही आपकी हेल्प कर सकती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की इन डेप्थ नॉलेज के लिए। बाकी मेरी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, राइट। सर क्या आपके कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो DU GNU का एंट्रेंस एग्जाम पहले कभी दे सकता है? मुझे सिलेबस की जरूरत है कि क्या ये सिलेबस तो होता है देखिए आप वहाँ का। टेलीग्राम वगैरह पे पूछ सकती हैं, कोई अगर हो तो ही और शी कैन सेंड यू, है ना। टेलीग्राम चैनल्स में काफी सारे लोग कर रहे हैं, JNU से उन्होंने जो है अपनी PhD कर भी रहे हैं और कंप्लीट भी कर ली है, तो आप उनसे पूछ सकती हैं, राइट। ओके सर। ओके, ठीक है। नंबर कहाँ से मिलेगा? हेलो। थैंक यू सो मच। ओके ओके, एनी अदर सर क्वेरी। नंबर कहाँ से मिलेगा उनका? नंबर भी जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे ना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, तो वो ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, राइट। नंबर की जरूरत नहीं, जी सर। ठीक है। एनी अदर क्वेरी यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग नेट JRF और PhD? हेलो सर। हेलो सर। यस यस। सर मुझे रिसर्च पेपर बनाना है, तो मुझे गाइडेंस चाहिए, कैसे बनाते हैं, कैसे रिसर्च पेपर होता है। मुझे PhD के लिए एडमिशन भी लेनी है। इससे पहले आपने तो एक भी रिसर्च पेपर नहीं बनाया? कोई रिसर्च पेपर देखा नहीं है सर, आपने? नहीं सर। रिसर्च पेपर देखा भी नहीं है वैसे शीतल। आई एम गिविंग यू दिस सजेशन दैट आई हैव मेड a video, not only a single video, I think 4-5 videos on the topic how to write an effective research paper,
हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको 5 मिनट में अगर समझा भी दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर मैंने हाफ आवर्स, आधे घंटे की या है ना 1 घंटे की ऐसे क्लासेस ली हुई है जहाँ पे इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू राइटिंग द बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। तो आप उन वीडियो को जो है देखिए, जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? और सर सब्जेक्ट कैसे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिए रिसर्च पेपर के देखो लिए? ये सिर्फ मतलब और वो सिर्फ भी नहीं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको निकालिए, आप उसको जो है उस पर फाइंड आउट करिए क्या क्या टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, क्या क्या लिटरेचर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप पढ़ेंगी तो आपको रिसर्च गैप्स मिलेंगे, जब रिसर्च गैप्स आपको मिल जाएंगे देन यू कैन प्रोसीड विद योर रिसर्च, राइट? तो और आपको सर ये आप रिसर्च पेपर 4000। हाँ, यस शीतल, सर हेलो। हेलो सर, हाँ रिसर्च हाँ, पेपर कितने बनाने चाहिए पीएचडी के लिए? देखो पीएचडी के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं है, पर एपीआई स्कोर में 5 रिसर्च पेपर्स आपके होने चाहिए यूजीसी अप्रूव जर्नल में, यूजीसी के लिस्ट में जो भी जर्नल्स अवेलेबल है ना, हाँ सर। उसमें जो है कम से कम आपके 5 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में, राइट? यस तो ये सर। प्रेफरेबल है, और बाकी जितने ज्यादा से ज्यादा को आप बना सकते हो, देर इज नो एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक नंबर और लिमिट इनटू इट। अच्छा, और सर जेआरएफ का अलग से फॉर्म होता है क्या, कि उसके अलग से एग्जाम होती है? ये भी नहीं पता मुझे। हाँ, जेआरएफ का एग्जाम होता है, अभी रिजल्ट आने वाला है नेट जेआरएफ का, इसके बाद 2022 के लिए एग्जाम होगा, है ना? उसका हाँ। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ी हुई है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस से, राइट? तो आपको यस सर, मैं हूँ वहाँ पे। टाइम टू टाइम बेसिस पे जब भी फॉर्म वगैरह आते हैं तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या वीडियो बना देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तो कोई ऐसा आया नहीं है जेआरएफ के लिए, एक सेपरेट एग्जाम होता है। आपका यूजीसी है या सीएसआईआर? यूजीसी है सर। यूजीसी है ना, तो यूजीसी का तो अभी आएगा, क्योंकि सीएसआईआर का तो अभी टाइम टेबल आ चुका है, एग्जाम्स होने वाले हैं। यूजीसी का भी आएगा, आप बने रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर वो जो जेआरएफ की प्रिपरेशन है वो नेट से जब अपन करते हैं वही वही प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए, कि अलग प्रिपरेशन करनी सेम चाहिए प्रिपरेशन जेआरएफ के होती है, लिए? जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, नेट का थोड़ा जेआरएफ से कम होता है, बस यही अंतर है। और कोई आपको सेपरेट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, नेट के लिए अलग और जेआरएफ के लिए अलग, गुड मॉर्निंग सर। सर राइट? ओके सर, बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज टेल मी योर सर नेम ऑल्सो। यस अभिषेक सर। यस अभिषेक। सर ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हम ये पेपर पब्लिश करवाते हैं, हम्म तो उसके लिए जैसे कि हम पहले तो मेरे मतलब कि मैंने पब्लिश करवाए हुए हैं सर, हम्म लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब पब्लिश हम्म करवाने के लिए। हम्म ऐसा कुछ है सर किस उसके तरीके की बारे में? गाइडेंस की? किस मतलब तरीके कि का गाइड गाइडेंस? जैसे कि सर पीएचडी के लिए गाइड होता है ना हमारा, हाँ, वो उसके ही अंडर आप पब्लिश कर सकते हैं पेपर, ऐसा कुछ है सर? आप अभी पीएचडी कर रहे हो अभिषेक? सर पीएचडी नहीं करे सर, लेकिन पीएचडी के करना लिए चाहते हो? तैयारी कहीं कहीं ना कहीं हो ऐसा जाए कुछ भी एडमिशन नहीं है, वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है अभिषेक। आप हाँ अपने नाम पे एज एन ऑथर भी अपना रिसर्च पब्लिश कर सकते हो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ओके मैम। गाइड। जनरली होता क्या है, जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो ना, तो आप जो रिसर्च पेपर बनाते हो उसमें आप गाइड का नाम भी लिखते हो, बिकॉज उनको भी फायदा होना चाहिए ना, जी हाँ जी राइट? सर। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सर आप गाइड नहीं है, आप पीएचडी में नहीं हो, आप सुपरवाइजर नहीं है आपका, तो आप नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इवन मास्टर्स लेवल पे हो, आप बैचलर्स लेवल पे हो, आपके पास रिसर्च की नॉलेज है ना, तो हाँ आप सर। उस पर रिसर्च पेपर बना सकते हो। देयर इज नो गाइड, नो सुपरवाइजर, नो वन इज सर नीडेड, ऑल दैट सर वो इज। हाँ सर बोलिए। सर वो कंसिडर नहीं कर बोल रहे हैं कि आगे से जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको गाइड है जो आपका, उसके अंडर ही आपको करनी है पब्लिश भी। ये कौन बोल रहा है आपको? सर हमारे सर हैं, तो ऐसा है सर या नहीं है? ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे कि गाइड की जरूरत है, गाइड होना चाहिए तो आपका पीएचडी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए, हो सकता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ अवेलेबल हो उन्होंने एज एन सिंगल ऑथर भी रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हो, इवन मैंने भी कराए हैं, सर मैंने भी राइट? कराई है सर, वो तो उनका तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अब जो नेक्स्ट बोल रहे हैं सर उसके लिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन ना सुनने में मिला है, ना किसी ने अभी इस बारे में चर्चा की है मेरे से, पहली बार मैं हाँ आपसे जी सुन सर। रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई रूल होगा।
कि आपके पास गाइड होंगे तभी आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। आई थिंक ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती यूजीसी वगैरह, राइट? और सर इनकी जो केयर लिस्ट आती है सर जर्नल की, वो अपडेट होती है हर साल या फिर पहले? नहीं, अपडेट होती है, अपडेट होती है ना, टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट होती है। ऐसे जर्नल्स जो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट आती है और टाइम टू टाइम बेसिस पे रिवाइज किया जाता है, ठीक है? तो आपको यूजीसी के लिस्ट जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां पे ही आपको देखना है। किसी भी जर्नल में देख करके कि मैं यूजीसी केयर लिस्ट है, मैं अप्रूव्ड हूँ या मैं केयर लिस्ट में लिस्टेड हूँ, इसको आप बिल्कुल मत मानिए, बिकॉज बहुत से जर्नल्स में फॉर्ज भी लिखा होता है, गलत लिखा होता है, फ्रॉडलेंट टाइप से लिखा होता है, राइट? तो आप यूजीसी केयर लिस्ट के ऊपर मैंने कई वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और जो वेबसाइट है यूजीसी केयर लिस्ट की, है ना, उसको आप ऑथेंटिक मान करके वहां पे देखिए जर्नल है या नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? हेलो सर, दिस इज मानसी, गुड मॉर्निंग। हेलो मानसी, गुड मॉर्निंग। सर मेरी क्वेरी है, जैसे सर मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है सर, मैं एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर अपना जैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया है सर मैंने। तो सर इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना कुछ खास नहीं है, तो जो मुझे जितने पेपर मिले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम है, तो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के उसमें करना चाहता हूँ सर इस पे रिसर्च। तो सर जो मैंने लिटरेचर रिव्यू है अपना, उसमें मतलब जो मैंने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग अपना उनमें से गैप निकाल के अपने इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है सर, देन ओके सर? यस, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। आपने रेफरेंस दिया है और आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हो, तो ये तो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल आप कर सकते हो। बस प्रोसेस को, सही प्रोसेस को फॉलो करना। हाँ, बताइए। यस सर, सेकंड क्वेश्चन है सर, जो मेथोडोलॉजी है सर, मुझे इसका समझ नहीं आता कि हमें कौन से मेथोडोलॉजी मतलब अपने उसमें यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, तो ये कैसे क्लियर होगा सर? आपके डाटा, आप कैसे डाटा लेना चाहते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? सर प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी बिकॉज लास्ट ईयर लास्ट जो हो चुकी है उनमें से भी सर, और प्राइमरी सर। मिक्स आप लोगे? यस सर, यस है सर। ना, तो देखिए ये डिपेंड करता है, ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर रिक्वायर नहीं है आपको बोलना तो देखिए ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है तो यू कैन यूज सर्वे मेथड, आप क्वेश्चनेयर अपना बना सकते हो, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि आप इन डेप्थ इंटरव्यू लेना चाहते हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो, राइट? यू कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है? तो ये रिसर्च टू रिसर्च वेरी करता है। जनरली क्या होता है, फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रहता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, यू कैन यूज बोथ मिक्स ऑफ इट। और प्राइमरी डाटा के लिए ज्यादातर लोग जो है वो यूज क्या करते हैं, दे यूज टू मेक क्वेश्चनेयर, है ना, विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स और सर्वे मंकी, एंड देन दे सेंड इट टू डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आप वो यूज कर सकते हो। बाकी आपको ये करना है कि आपका जो जैसे सैम्पलिंग टेक्निक है, अगर आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग ले रहे हो, अब क्या नाम है आपका, मानसी, अभी बताओ, आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ले रहे हो तो क्या आप इतनी ऑथेंटिक कहलाएगी रिसर्च? नो सर। तो आपको फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी चाहिए ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको जो लग रहा है, डू व्हाट इज राइट फॉर यू, है ना। जैसे आप प्रोबेबिलिटी, अगर प्राइमरी डाटा लेना है तो आप प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करिए, राइट? उसके बाद आप क्वेश्चनेयर बनाइए, देन आप सेंड करिए। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ योर रिसर्च एंड विच काइंड ऑफ डाटा यू वांट, राइट मानसी? सर समटाइम लाइक हमें एनालिसिस के लिए जैसे सर रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह, तो इसमें भी सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से एनालिसिस टेक्निक्स यूज करेंगे सर? तो सेम रिसर्च मेथोडोलॉजी में मानसी यही है कि रिसर्च को देख करके, है ना, आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, आप एसपीएसएस भी यूज कर सकते हो, राइट? तो आपको जो लग रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ माय रिसर्च, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज होती है कि डाटा एनालिसिस जो टेक्निक्स हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं ना, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। किस तरीके से आपको एसपीएसएस यूज करना है, किस तरीके से आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, किस तरीके से आपको रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना है, राइट? तो sir, this is the main issue, sir. I have no knowledge regarding these softwares and all. most of the researchers have no knowledge regarding these data analysis technique. तो इसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं मानसी, राइट? वैसे बहुत से जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्कशॉप्स भी करवाती रहती हैं। इज इट क्लियर? तो आप वो अटेंड कर सकती हैं, या सर्टिफिकेशन कोर्सेज होता है, आप देख सकते हैं गूगल पे टाइप करके आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं 45 डेज का, 30 डेज का, एज द केस में भी। तो आप वहाँ एनरोल कर लीजिए और वो आपको सिखा देंगे पूरा, राइट?
तो यही एक तरीका है मेथड्स एनालिसिस कैसे करना है ये जानने का, डाटा एनालिसिस, राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे मैंने अभी तक जो इंटरव्यू दिए सर मेरे ऑनलाइन रहे हैं, मतलब वर्चुअल, एंड अभी जो मेरा होगा वो ऑफलाइन रहेगा सर। तो मैंने सर इससे पहले कोई ऑफलाइन इंटरव्यू दिया नहीं है, तो सर थोड़ा सा मतलब कैसे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कैसे प्रिपेयर कर जाना, इसका थोड़ा सा सर देखिए बहुत अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन में। जब हम ऑनलाइन आपस में ऐसे बात कर रहे हैं ना आमने सामने, तो हो सकता है आपको उतना फोबिया ना हो, बिकॉज आपका यस फेस सर, नजर नहीं आ रहा है, आप अपीयर नहीं हो, राइट, योर वॉइस इज ओनली ऑडिबल, इज इट क्लियर। यस सर, पर जब आप जाते हो तो एवरीथिंग इज नोटिस्ड। जहाँ जो पैनल बैठा होता है, यू हैव टू फेस देम, यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो मेरा जो एक बहुत अच्छी जो फंडा जो मैं यूज करता हूँ, कि अगर आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, आपका रिसर्च प्रपोजल आपने खुद बनाया है, आपको उसकी पूरी नॉलेज है, तो बट नेचुरल है कॉन्फिडेंस आप में आ ही जाएगा। और जब यस कॉन्फिडेंस सर, आपके अंदर आ जाएगा ना निधि, तो फिर आपको लगेगा, निधि ना और मानसी, मानसी मानसी, सर, हाँ, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उस तरीके से प्रेजेंट करोगे। और ये कोई ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई नहीं की है, रिसर्च प्रपोजल इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बनाया है, तो उसको क्या घबराहट रहेगी कि मुझसे ये ना पूछ ले, मुझसे वो ना पूछ ले, मैं ये ना दे पाऊंगा आंसर, मैं वो आंसर नहीं दे पाऊंगा, राइट। तो आप वहां पे जाइए, है ना, अपना रिसर्च प्रपोजल जितना हो सकता है, जितना आपने, क्योंकि वो बेसिकली क्या चेक करते हैं हम लोग इनिशियल स्टेज पे, है ना, क्या हमारी पीएचडी हमें यस सर, अलॉट हो गई है, तो हमको नो पीएचडी सर, एक उस इंसान से नहीं कंपेयर करेंगे। क्या उनसे कंपेयर कर सकते हैं हमको? नहीं कर नो सकते ना, सर, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में, हम तो भी पीएचडी करने जा रहे हैं। तो वो यस सर, बेसिक्स चेक करते हैं आपका। अब आपको रिसर्च के बेसिक्स ही नहीं पता, आपसे पूछा जाए इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, आपको नहीं पता, है ना, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, आपको नहीं पता, आपसे पूछा सैम्पलिंग टेक्निक्स के मेथड्स क्या होते हैं, आपको वो नहीं आ रहा, दिस इज वेरी बेसिक। फिर वो यस सर, फिर उनका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग ने रिसर्च एप्टीट्यूड में नेट जेआर पे पढ़ी है, या हो सकता है आप में से रिसर्च मेथोडोलॉजी मास्टर्स में भी पढ़ी हो किसी ना किसी ने, राइट। तो वो बेसिक्स पूछते हैं कि बेस कैसा है आपका, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने अपने रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाया है उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, जितना आपके पास नॉलेज है उतना ही अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो विद कॉन्फिडेंस, दे विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू, राइट। ओके सर, तो बेसिक्स होना बहुत जरूरी है, वो बेसिक्स ही चेक करते हैं, ज्यादातर पूछते हैं आपसे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ रिसर्च और आपका रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करने का तरीका। कि आपसे पूछा जाए कि आपने लिटरेचर रिव्यू किया, आपने फलाने ऑथर का आपने लिटरेचर पढ़ा है, क्या आपको पता चला, समराइज करिए इसे, राइट। ओके आप सर, अपने प्रोस्पेक्टिव प्रपोज्ड जो कंक्लूजन है आपको उसको समराइज करिए, तो आपको वो समराइज करते आना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें ज्यादा चेक की जाती हैं एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन इंटरव्यूज। ओके सर। सर फाइनेंस में हमें मतलब कौन कौन से, जैसे इंटरव्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस करके मतलब प्रिपेयर करके चलना चाहिए सर? टॉपिक्स, फाइनेंस के रिसर्च टॉपिक्स। नो सर, जैसे इंटरव्यू में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें सर। आपका इसे एंजल ब्रोकिंग है ना? यस सर, मतलब टॉपिक मेरा आप, एंजल इन्वेस्टर्स। हाँ, एंजल इन्वेस्टिंग है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। ओके वेंचर सर, कैपिटल और जो भी इससे रिलेटेड है ना, बेसिक नॉलेज क्या होता है क्या नहीं होता है, एंजल इन्वेस्टिंग एंड ऑल। तो ये सब चीजों के बारे में बेसिक आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पूरा, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व और बाकी सब चीजें होती हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजल इन्वेस्टिंग, दैट इज सफिशिएंट, ओके सर, जो थैंक यू नेट पे सर। अवेलेबल है। ओके ओके, यस, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो। सर मेरा नाम प्रदीप है। हाँ जी सर मैं प्रदीप। ये जानना चाहता हूँ कि सर जो कोर्स वर्क के बाद जो मीटिंग होती है हम्म उसको डीआरसी या आरडीसी कहते हैं, हम्म तो वो क्या होती है, इसके बारे में हम जानना चाहते जैसे आपका कोर्स वर्क हो जाता है ना, कोर्स वर्क के बाद आपका एग्जाम होता है, राइट, कि आपने हैं। जो भी जी। पढ़ाई की है, जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर क्लासेस और जो भी आपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज ली है, वो कितनी आती है आपको, है ना। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, जैसे 55% होने चाहिए आपके, राइट, ऐसा करके जैसे ही आपका हो जाता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका फाइनल टॉपिक रजिस्टर होता है। जितने भी लोगों ने रिसर्च प्रपोजल बनाया है ना, हो सकता है जब आप रिसर्च प्रपोजल, आप प्लीज आवाज जिसकी आ रही है वो म्यूट कर लीजिए, राइट। तो आप जब अपना रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं ना, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, जब आप रिसर्च प्रपोजल अपना बना लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हो उसी पे आपके आगे जाकर के थीसिस भी बने। समझ में आ रहा है सर आपको? वो टॉपिक चेंज हो जाता है सर। यस, आपके गाइड को लग रहा है कि ये रिसर्च
मुझे नहीं लग रहा इतनी फ्रूटफुल है। आपके गाइड जो इतने एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उनको लग रहा है कि नहीं, इस पे ये मॉडिफिकेशन और किया जा सकता है, टॉपिक ये है और इसमें आप ये भी ऐड कर दो, इसमें आप ये भी ऐड करो, इसको थोड़ा सा और उनका टाइटल चेंज कर दिया, है ना, बेस वही रहा पर उन्होंने उनको थोड़ा चेंज कर दिया। या कभी कभी किसी किसी का टॉपिक बहुत ज्यादा इररेलेवेंट होता है तो पूरा का पूरा ही चेंज कर दो। ठीक है, तो आरडीसी में आपका जो टॉपिक है वो रजिस्टर होता है, आपसे पूछा जाएगा आपका जो भी टॉपिक है, राइट, और फिर जब वो टॉपिक रजिस्टर हो जाएगा फिर आपको उसी टॉपिक पे थीसिस बनानी है। इज इट क्लियर प्रदीप? जी सर। ये सर आप एक और क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जी जी, अभी अभी सर सुपरवाइजर अलॉट नहीं होते शुरू शुरू में, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये डिपेंड करता है, सुपरवाइजर कब अलॉट नहीं होते हैं, जब आपका एडमिशन होता जैसे है तब। हाँ, तब नहीं होते, वो कोर्स वर्क के बाद होते हैं। हाँ देखिए ये होता है कई कई यूनिवर्सिटी में, मैंने भी देखा है, बिकॉज कोर्स वर्क के दौरान आपके सुपरवाइजर की लिटरली कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो क्लासेस है वो एक्सपर्ट्स लेते हैं, जिनको रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज होती है, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, जिनको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होती है ना, वो जो है एक तरीके से आपके सब्जेक्ट्स लेते हैं। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, रिजल्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली, है ना, इस तरीके से फिर कई बार कई कई यूनिवर्सिटी इस क्राइटेरिया को भी अपनाती है, फिर उस अकॉर्डिंगली फिर उनको गाइड प्रोवाइड होता है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द कोर्स वर्क। तो ये मैकेनिज्म है हर एक यूनिवर्सिटी का। स्टेट यूनिवर्सिटीज पहले से बता देती हैं, कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो भी पहले से बता देती हैं, कुछ कुछ कोर्स वर्क रिजल्ट की बात बताती है। तो डिपेंड्स अपॉन द टोटल वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट प्रदीप? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाय गौरव। हेलो। या गौरव हाय। हेलो कुलदीप दिस हेलो साइड। कुलदीप। हेलो। या गौरव, मेरा क्वेश्चन है यस। रिगार्डिंग ना यूनिवर्सिटी स्विच करने के रिगार्डिंग। फॉर मैंने आपका देखा था एक वीडियो कि हम लोग जिसमें आपने केसेस एक्सप्लेन किए थे कि आप किस 2 केसेस पे यूनिवर्सिटी को स्विच कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली मेरा केस ये है कि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं अभी ऑलमोस्ट प्री सबमिशन स्टेज पे हूँ अपने रिसर्च वर्क को लेके। And due to some internal conflict between the guide and some other DRC members, I'm not able to submit my thesis. And it almost 9-10 महीने हो गए हैं। And 9-10 महीनों से मैं सिर्फ प्री सबमिशन के लिए ही लटका पड़ा हूँ। And मेरे 2 गाइड हैं, internal and external co-guide, and both are okay with my work, and all SIP members are okay. बट जब बात आई प्री सबमिशन स्टेज की तो लास्ट पे आके एक फैकल्टी को जो मैंने क्वेश्चनियर के स्केल्स यूज की अपनी रिसर्च वर्क में, वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है कि ये स्केल्स एप्रोप्रिएट नहीं है एज पर दैट पर्टिकुलर प्रोफेसर। सो नाउ मैंने हमने सोर्स दिखाई कि देखो ये पहले भी स्केल्स यूज किए गए हैं प्रीवियस रिसर्च में और ये हमने उठाए हैं बेस्ड ऑन द लिटरेचर स्टडी से, बट स्टिल वो कन्विंस नहीं है। एंड मैं वो जस्टिफिकेशन 4 to 5 टाइम्स दे चुका हूँ। And entire case is highlighted to all the PhD program leader and vice chancellor also. Okay. So I'm feeling somewhere mentally pressure कि यार 10 महीने हो गए हैं एंड मेरे पे अब तक ये लोग सबमिशन ही नहीं करवा रहे हैं। I can understand. फैकल्टी का नेगोशिएशन के इश्यूज वजह से। So, what kind of negotiation? Monetary negotiation, Kuldeep? Sorry? Monetary negotiation. You said ना you used the word negotiation की वजह से, what kind of negotiation is involved? No, I'm saying कि जो मैंने उनको जस्टिफिकेशन शेयर किया हुआ है ना सभी मेंबर्स को, हाँ. एक फैकल्टी ही जो वो नेगोशिएट मतलब कन्विंस नहीं हो पा रहा मेरे जस्टिफिकेशन से। Okay. बट स्टिल व्हाट शुड आई डू, बिकॉज शायद जो केस है ये हाईलाइट हो चुका है हायर अथॉरिटी को भी, वाइस चांसलर को भी, और उन्होंने सेपरेट कमेटी भी बिठाई टू हैंडल माय केस, बट स्टिल वो एक पर्टिकुलर फैकल्टी कन्विंस नहीं हो पा रहा है। एंड दे आर कॉलिंग मी इन नेक्स्ट वीक कि आप नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी आओ, हम इसको हैंड टू हैंड डिस्कस करके इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। बट आई स्टिल ऑब्जर्विंग कि मतलब वो जस्टिफिकेशन के बाद भी वो बंदा हमसे कन्विंस नहीं होगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इतना मेंटली प्रेशर फील कर रहा हूँ कि 10 महीने से यार ये सबमिशन नहीं हो पा रहा है, शुड आई चेंज द यूनिवर्सिटी और व्हाट शुड आई डू? देखिए चेंज तो बहुत लास्ट रखिए आप कुलदीप, है ना, क्योंकि इस टाइम पे जब आप प्री सबमिशन आपका जब हो रहा है, यू आर इन द प्री सबमिशन स्टेज, तो उस केस में, है ना, क्योंकि क्या है कि आगे का यूनिवर्सिटी चेंज करने का प्रोसेस भी इट्स नॉट इजी। सुनने में इट लुक्स अ बिट इजी बट थोड़ा मुश्किल है,
बिकॉज आपको यहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा, है ना, दूसरी यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा आपको, वहां पे जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर हैं उनके अंदर वैकेंसी है कि नहीं, उनसे आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसमें यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व होगी, तो ये और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो है ना, राइट। तो आप जिस भी प्रोफेसर को प्रॉब्लम है, आपने उनसे बात की है? नहीं, उनसे कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, इसलिए बुलाया हमको नेक्स्ट वीक तो ही। आप नेक्स्ट जो वीक आओगे। मॉडिफिकेशंस वो चाह रहे हैं कुलदीप, उन्होंने कुछ बताया होगा ना कि आपको ये यूज करना है, या जो भी आपकी जो भी जिस चीज से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको वो ऑथेंटिक उनका लग रही है प्रॉब्लम, हाँ, कि वो कोई और नहीं रीजन उनका की वजह से प्रॉब्लम तंग सही कर में रहे नहीं हैं? है वो। नहीं, उनका प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने कंस्ट्रक्ट जो अडॉप्ट किए थे पास्ट स्टडी से, तो आउट ऑफ वो कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के जो मैंने 4 स्टेटमेंट ली है, 4 में से 3 जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है एज पर माय रिसर्च टॉपिक। बट हम उनको ये बोल रहे हैं कि देखो ये हमने पास्ट स्टडी से उठाए हैं, राइट। ये जो स्टडीज है हम लोगों ने पहले भी ये स्किल्स यूज हो चुके हैं पास्ट स्टडीज में, और जब हमने ये स्किल यूज किए थे तो हम लोगों ने पहले ये कमेटी को दिखाए थे, राइट। कमेटी ने इनको ओके किया, फिर हमने प्री पायलट स्टडी किया, हम लोगों ने एसआईटी मेंबर्स को अपने फाइनल स्टडी के रिजल्ट दिखाए, ये हमारे फाइनल स्टडी के रिजल्ट है बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्ट एंड स्टेटमेंट। उसके बाद मुझे अप्रूवल दिया गया, क्या पहले आप प्रैक्टिस प्री सबमिशन कीजिए, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। तो उसके बाद मुझे अप्रूवल दिया गया कि अब आप फाइनल प्री सबमिशन कर सकते हो। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर वो कन्विंस नहीं है, एक फैकल्टी कन्विंस नहीं है उन पर्टिकुलर स्केल से, तो बाकी जो कमेटी बिठाएगी फिर वो क्यों है? उन्होंने क्यों एग्जैक्टली, अप्रूवल दिया गया? और एग्जैक्टली, लास्ट मोमेंट पे आके मैं अगर उन कंस्ट्रक्ट को चेंज करने बैठता भी हूँ तो इट विल चेंज कंप्लीटली माय एंटायर वर्किंग। मेरे लास्ट 2 ईयर एग्जैक्टली, निकलेंगे। आपका पूरा का एक तरीके से रिसर्च का ही काम पड़ जाएगा, आपको पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा राइट, आपको। एंड वो तो मैं चाहता नहीं हूँ, और ना ही मेरे गाइड चाहते हैं बात को। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोइंग ऑन बिटवीन मी, माय गाइड एंड दैट पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर। So how to handle that conflict? That is the main concern now. आपने उनसे पूछा कि चलिए, वो तो आपने पर्सनली उनसे मिले आप? नहीं, पर्सनली नहीं मिले, पर्सनली मिलने के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। बट यही था कि मतलब हमें ये कहा कि गाइड ने भी कि आप किसी से पर्सनली बात नहीं करेंगे, जस्ट वो टॉक ओनली प्रोफेशनल मीटिंग्स ओनली। ओके, तो आप एक बार पर्सनली मिलिए, उनसे बात करिए और उनको बताइए, क्योंकि वो भी एक पीएचडी होल्डर ही होंगे ना, वो समझ सकते हैं इतना, तो उनके पास भी ज्ञान होगा कि अगर आपका मेथड या टेक्निक चेंज करते हैं इस पड़ाव पे, तो आपकी पूरी रिसर्च चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी रिसर्च आपको रीफ्रेम करनी पड़ेगी, जो कि आई थिंक कोई भी फेलो रिसर्चर नहीं चाहेगा दूसरे रिसर्चर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो उनकी नीड्स पता करिए, क्या क्या है, उनको क्या दिक्कत है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, आपका नाम कुलदीप, आपको एक बार पर्सनली उनसे मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें, है ना। एक बार आप बात करिए क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कुछ चीजें क्या बोलना नहीं चाहता ये सब चीजें, पर कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई बार वो इस तरीके से उनकी बातों से समझ में आता है कि दे वांट मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम यू, राइट। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इसको बढ़ावन के लिए बात नहीं कर रहा, पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये एक बेटर ट्रुथ है पीएचडी में। तो आप उनसे बात करिए क्या है ना, इसको लास्ट ऑप्शन रखिए, उनकी नीड्स को देखिए, वो क्या चाहते हैं, है ना। अगर उनको आपको बात करके लग रहा है कि, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको कुछ ना कुछ यहाँ इस तरीके से समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये आपको बात करिए अपने गाइड से क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो जिस तरीके से समझ रहा हूँ आपकी बात, आपको एक बार 1-to-1 बात करनी चाहिए उनसे, और देखिए क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, राइट, श्योर श्योर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ऑल दी वेरी बेस्ट कुलदीप। आई होप आपका प्री सबमिशन का जो भी प्रोसेस है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप बताइएगा जरूर टेलीग्राम पे कि क्या हुआ रिजल्ट, मेरे को काफी है ना एक्साइटमेंट है। ओके, क्या होता है आगे। ओके, यस, हाँ जी, Sir, I have a हेलो, one query. Yes. Actually, I made my proposal on the cooperative sector bank. Okay, actually, I'm staying in the district. There is a lot of scope of the cooperative sector banking. So I just made my proposal. Whether I'm going to be performing in the 2-3 colleges. One college just tell me that your topic is going to be the management activity. Actually, I just clear my examination on the accountancy. Another college told me that it is sounding like a financial activity. And third colleges told me that it is a economical activity.
So whether I'm going to be perform this kind of a banking sector's details, like this is a cooperative sector. Okay, if I'm clear the CAT examination in the accountancy, so should I just given my proposal on the economical sector or the financial sector or the management? Hello, is it Sana? Yeah, right? sir. So please repeat your query once again. Actually आपकी आवाज बहुत कट रही थी, मैं बीच-बीच में ऑपरेटिंग इकोनॉमिकली अच्छे से समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, राइट? और Actually, एक चीज sir, में, हाँ, वेट एक मिनट रुक जाइए, मैं हमारी हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए ये वाली, राइट? तो डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस मीटिंग, बिकॉज इज देयर एनी क्वेरी अपार्ट फ्रॉम दिस? एक्चुअली तो मैं इसको एक और लिंक शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम पे, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये फ्री सेशन है, इट विल बी एंडेड वेरी सून, ठीक है? सो एक और लिंक मैं शेयर करता हूँ, आप उस पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, ओके, just give me that. Okay, thank you so much.